प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अमेरिका की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम। बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र सेकंड के इस विषय के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, इसके कौन कौन से कारण निहित थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और इस क्रांति ने किस प्रकार से एक आमूलचूल परिवर्तन यहाँ किया। जैसा कि उल्लेखित है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जिस प्रकार की औपनिवेशिकवाद की एक होड़ लगी, इंग्लैंड अपने उत्पादन हुए माल को खपाने के लिए एशिया और यूरोप के अन्य जो देश थे उनमें अपने बाजार तलाशने लगा और वो अमेरिका के में अपने उपनिवेश स्थापित करने में सफल हुआ। धीरे धीरे यहाँ औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हुआ और इस औपनिवेशिक साम्राज्य के परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों के द्वारा जिस प्रकार का विरोध औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के लिए किया गया और उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी माने गए, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा इन लोगों के साथ में जिस तरीके का बर्ताव किया जाता था, ये सारे कारण इस क्रांति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। आज हम इन्हीं कारणों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था और यूरोपीय देशों की अधीनता में था। अमेरिका पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय लोग 1000 ईस्वी के लगभग आइसलैंड व ग्रीनलैंड के नॉर्थ समुद्री लोग थे, लेकिन उनकी खोज के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिकी महाद्वीप पर इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत को खोजते हुए 12 अक्टूबर 1492 में वेस्ट इंडीज की भूमि पर पहुंच गया। पोप द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इस नए संसार पर स्पेन को उपनिवेश बनाने के अधिकार दिए गए। अमेरिका का नामकरण एक इटावली खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पूची, जो कि 1451 से लेके 1512 के मध्य में यहाँ आया था, इसी के नाम पर, जिसने 1499 में अमेरिका के महाद्वीपों के क्षेत्रों का खोज की और ये तथ्य सामने रखा कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। यह नया महाद्वीप है जो एशिया से भिन्न है। अमेरिगो वेस्पूची की इस खोज के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने सुझाव पर इस नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया। यद्यपि इस महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कोलंबस था। 1519 में स्पेन खोजकर्ता टेनेडो कॉर्टेज मैक्सिको पहुंचा और कुछ समय बाद मैक्सिको में स्पेन ने अधिकार कर लिया। मैक्सिको से उत्तर की ओर बढ़ते हुए स्पेनवासी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने 1565 में फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया, जहां उन्हें सेंट ऑगस्टिन नामक बस्ती की स्थापना की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित की गई पहली बस्ती थी। शीघ्र ही स्पेन ने अमेरिकी महाद्वीप पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो उत्तर में रियो ग्रांडे व कैलिफोर्निया की खाड़ी से लेकर दक्षिण न्यूनोस आयरस व सैंडियो तक विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण तक लगभग 6000 मील की लंबाई का ये क्षेत्र, लेकिन स्पेन ने उत्तरी अमेरिका की अपेक्षाकृत कम आकर्षक क्षेत्रों पर उपनिवेशीकरण की ओर ध्यान दिया। शीघ्र ही ब्रिटेन एवं फ्रांस भी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में शामिल हो गए।
यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व की यदि स्थिति देखें तो 16वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या 10 लाख से कम थी। इन मूल निवासियों को इंडियंस कहा जाने लगा। ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाली अलग अलग जातियों में बटे थे। दक्षिण अमेरिका के स्थानीय निवासियों के विपरीत, जिन्होंने सभ्यता का उच्च स्तर तक विकास कर लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी इंडियंस विकास की आरंभिक अवस्था में थे। ये लोग अनाज की खेती एवं आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। उनका राजनीतिक संगठन सरल एवं प्रजातांत्रिक था। एक इंडियन कबीले के प्रधान के पास सीमित शक्तियां होती थी। महत्वपूर्ण निर्णय कबीले की समिति द्वारा लिए जाते थे। नए यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की भूमि पर जब कृषि का विकास आरंभ किया तो इंडियंस के लिए आखेट की भूमि कम होने लगी। इसी प्रश्न पर इंडियंस एवं यूरोपियन उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष व युद्ध आरंभ हुआ और आने वाली शताब्दियों में श्वेत जातियों ने जब संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया तो अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें इंडियंस कहा जाता था, की संख्या सिर्फ 20% रह गई। बहुत से युद्धों में मारे गए। अन्य श्वेत व्यक्तियों द्वारा लाई गई बीमारियों व शराब के वो शिकार हो गए। इस प्रकार से देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड में भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ। सबसे पहली टोली क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 104 अंग्रेज आए थे, जो 1607 ईस्वी में वर्जीनिया पहुंचे और वहां उन्होंने जेम्स टाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती स्थापना की। धीरे धीरे ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। इस प्रकार देखते हैं कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेटिकट, रोड आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, 1763 में इन उपनिवेशीय बस्ती के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की संख्या 15 लाख हो गई। इनमें अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे। शेष डच, स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉच, आयरिश थे। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने से पूर्व इन उपनिवेशों ने अपने प्रांतों में स्वयं शासन प्रधान राजनीतिक पद्धतियां विकसित कर ली थी। एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना लिया था जिसमें वितृष्णापूर्ण भेदभाव नहीं था तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली जिसमें व्यक्तिगत उद्यम महत्वपूर्ण स्थान रखता था। फ्रांसीसी लेखक केवनर कोर के शब्दों में यदि हम देखें तो उन्होंने जो स्पष्ट किया है कि विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति मनुष्यों की एक नई नस्ल या जाति में रूपांतरित हो गए थे। अब हम बात करें कि 1763 से लेकर 1783 के दौरान जो अमेरिका उपनिवेशों में ब्रिटिश आधिपत्य मुक्ति के लिए जो युद्ध लड़ा गया, एक दीर्घकालीन, जिसे विश्व इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध या संग्राम कहा जाता है। इसे अमेरिकी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम के जो कारण थे वो कौन कौन से कारण निहित थे जिनके कारण इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध या अमेरिकी क्रांति के जिन कारणों की हम यह चर्चा कर रहे हैं, इनके अंदर ये देखिए कि वैसे कोई भी क्रांति जब घटित होती है तो उसमें बहुत से कारण समय के साथ किसी बिंदु पर घनीभूत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतिहासकार ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी घटना या क्रांति का प्रमुख या निर्णायक कारण क्या था। अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारणों के संबंध में यहां जो मत व्यक्त किए गए हैं, हम यहां उनकी चर्चा करेंगे। पहला मत जो आता है राजनीतिक वैमनस्य का, जिसे चार्ल्स मैकक्लीन एंड्रयूज ने द कॉलोनियल बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन नामक जो पुस्तक है उसमें व्यक्त किया है, जिसे लंबे समय तक एक पारंपरिक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। इस मत के अनुसार अमेरिकी क्रांति का उद्भव अंग्रेजों एवं उनके अमेरिकी उपनिवेशियों के मध्य राजनीतिक विचारों में हुए मतभेद के कारण हुआ था। इन्होंने यहाँ राजनीतिक मतभेद जो था उसको मुख्य कारण माना है। दूसरा मत है आर्थिक संघर्ष को क्रांति का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस मत को चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड ने द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तथा द इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ जेफरनोसिस डेमोक्रेसी में प्रस्तुत किया है, और इस विचार के अनुसार ब्रिटेन तथा अमेरिका के मध्य व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों के लिए संघर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम को जन्म दिया। ये कारण बताया गया है कि व्यापारिक जो दोनों के मध्य जो व्यापारिक औद्योगिक हितों के लिए जो संघर्ष था, ये इस क्रांति का मूल कारण था। अमेरिकी क्रांति को इतिहास में घटी क्रांतियों के किसी निश्चित सांचे में नहीं देखा जा सकता। इस क्रांति में मार्क्सवादी दृष्टि से एक वर्ग का दूसरे वर्ग से सामाजिक वैमनस्य संघर्ष नहीं हुआ। यह क्रांति बिना किसी अधिनायक के, बिना किसी उग्रवादी वर्ग के सत्ता का अधिग्रहण द्वारा, बिना किसी आतंक के शासन की रक्तपातपूर्ण गतिविधियों से घट गई थी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस क्रांति ने कोई महत्वपूर्ण वैचारिक संदेश नहीं दिया था। यद्यपि इस क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की भांति मूलभूत सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को तत्काल जन्म नहीं दिया था। स्वतंत्रता एवं मानवीय अधिकारों का जो उद्घोष इस क्रांति ने दिया, इसका महत्व अविस्मरणीय है। बहरहाल हम अमेरिकी क्रांति के बहु कारणों की व्याख्या को यह स्वीकार करते हैं, और जिसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक आदि विभिन्न कारणों की जो भूमिका रही, उस पर हम संक्षिप्त में यह चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के जो तात्कालिक कारण के साथ साथ किस प्रकार से एक लंबे समय तक ये जो संघर्ष की स्थिति बनी, और इसके बाद में हम देखते हैं कि जुलाई 1776 में अपने अमेरिकी वासियों को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली और उन्हें स्वतंत्रता मिली। चर्चा हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।